हेलो हेलो फ्रेंड्स। अपने जो पिछले लेक्चर था थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का, उसके अंदर अपन ने एंट्रोपी को जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस के रूप में देखा था कि किसी भी अणु में अव्यवस्था या अस्त व्यस्तता की माप एंट्रोपी कहलाती है और इसे अपन ऊष्मागति की प्रायिकता से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैक्सवेल प्लांक ने इक्वेशन दिया था। साथ ही अपन ने रेजिडुअल एंट्रोपी या अवशेष एंट्रोपी के बारे में भी स्टडी की थी। आज अपन देखेंगे इसके अंदर ही जो अपना एंट्रोपी है उसके लिए क्लासियस इनइक्वलिटी, क्लासियस नामक वैज्ञानिक ने एक इनइक्वलिटी या असमानता दी थी जो इरिवर्सिबल या स्वतः प्रोसेस के लिए दी गई थी। तो क्लासियस असमानता क्या है? जनरली जो एंट्रोपी है अपनी वो एक स्टेट फंक्शन होती है। इसका मतलब वो तंत्र की अवस्था पे निर्भर करती है। तो यदि कोई चक्रीय प्रक्रम होगा, यदि कोई चक्रीय प्रक्रम है, इसका मतलब उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था दोनों एक ही हो गई, तो उस चक्रीय प्रक्रम में इस स्टेट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा साइक्लिक प्रोसेस में वो जीरो होगा। अब यदि कोई ऐसा प्रक्रम ले जिसके अंदर ए बी में और बी पुनः ए में चेंज हो रहा है, तो ये एक साइक्लिक हो गया। ये ए से बी और बी से वापस से ए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो इसमें जो एंट्रोपी चेंज होगा उसे अपन इस रूप से बता सकते हैं, डी एस इंटीग्रेशन ए टू बी प्लस डी एस इंटीग्रेशन बी से ए। और ये जो एंट्रोपी चेंज है वो साइक्लिक प्रोसेस में होने के कारण इक्वल टू जीरो। अब अपन इस इक्वल टू जीरो से इधर लाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ माइनस का साइन है, ये बता रहा है कि ये जो एंट्रोपी और ये एंट्रोपी है इनकी वैल्यू तो दोनों की समान है, सिर्फ इनके चिन्ह में ही अंतर है। यानी जब साइक्लिक प्रोसेस में देखेंगे तो दोनों का एडिशन जीरो होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ उनके चिन्ह में अंतर है या साइन में अंतर है। यही प्रक्रिया यदि अपन तंत्र, सिस्टम और सराउंडिंग में लगाएंगे तो वो भी एक एंट्रोपी चेंज जीरो बताएगा। तो जो डेल्टा एस टोटल होगी वो होगी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू जीरो, क्योंकि सिस्टम में जितना एंट्रोपी चेंज होगा उसका सिस्टम की एंट्रोपी यदि बढ़ रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी कम होगी, और सराउंडिंग की एंट्रोपी यदि बढ़ रही है तो सिस्टम की एंट्रोपी कम होगी। यहाँ पे भी डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, और अगर प्लस के फॉर्म में देखेंगे तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये अपना एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है डी एस वो अपन ने डेल क्यू रिवर्सिबल बटे डेल क्यू रिवर्सिबल बटे टी से दिया था। देखिए कुछ जगह अपन डी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ जगह अपन डेल्टा का यूज कर रहे हैं। तो ये जो डी है ये तो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके लिए बताता है, क्योंकि जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं। तो ये तो एक एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन को बताता है, और ये है ये इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन। जो डब्ल्यू और क्यू हैं ये पाथ फंक्शन है और इनके इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं, तो ये इन एग्जैक्ट, इसलिए क्यू और डब्ल्यू के साथ अपन डेल्टा का यूज़ करते हैं और जितने भी स्टेट फंक्शन हैं उन सब के साथ अपन डी का यूज़ करते हैं। ये जो इक्विलिटी का साइन है ये रिवर्सिबल जो रिवर्सिबिलिटी है उस पर आधारित होती है, परंतु जितने भी स्वतः और प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और इन स्वतः प्रक्रमों की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, उससे अपन कहेंगे स्वतः प्रवर्तिता या स्पॉन्टेनिटी। तो अपन जो स्पॉन्टेनिटी देखेंगे वो अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखेंगे, और ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब है जितने भी स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, रियल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। और इन इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो इरिवर्सिबिलिटी की जो शर्त है वो क्लासियस ने इस रूप से डिफाइन की थी, जहाँ इक्वल की जगह अपन ने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। यानी इन प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा वो जो अपना रिवर्सिबल है उनसे ज़्यादा होगा। तो डी एस ग्रेटर देन डेल क्यू बटे टी। अब यदि जो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो दोनों दिशाओं में संपन्न होते हैं और हमेशा साम्य की ओर अग्रसर रहते हैं, साम्यावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यदि ये प्रक्रम कुछ समय के लिए साम्यावस्था से हट भी गए तो ये पुनः साम्यावस्था में आ जाते हैं, कुछ समय में ही वापस से साम्यावस्था में आ जाते हैं। ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो आदर्श प्रक्रम कहलाते हैं। अब जो अपनी क्लासियस इनइक्वलिटी है इसको अपन एक आइसोलेट सिस्टम पे लागू करेंगे, तो जो कि आइसोलेट सिस्टम है वो हीट और एनर्जी दोनों का ही इंटरचेंज नहीं करता, इसलिए इसमें डी क्यू और इरिवर्सिबल है उसका मान जीरो होएगा।
इस जीरो को अगर अपन ने यहाँ पुट किया तो अपने पास डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस इरिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब हुआ कि विल्की तंत्र में स्वतः परिवर्तन के लिए एंट्रोपी जीरो से अधिक होगी या बढ़ेगी। यही यदि अपन ने सिस्टम और सराउंडिंग पे इनइक्वलिटी का यूज़ किया तो अपने पास ये डेफिनेशन है इनइक्वलिटी की, और यहाँ अपन जो डेल्टा एस टोटल है ये ग्रेटर देन होगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे भी क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का चेंज नहीं होगा तो इस डी क्यू की जगह जीरो आ जाएगा, और ये जो डी एस आएगा ये यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग पूरा मिलके यूनिवर्स बना देगा, ये यूनिवर्स डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वलिटी का साइन है वो तो बताएगा अपनी रिवर्सिबिलिटी को, और इनइक्वलिटी बनाएगा इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस को। अतः विश्व की जितनी भी ऊर्जा है वो तो स्थिर रहती है। प्रथम नियम से अपन ने देखा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो स्थिर रहती है, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होता है। और द्वितीय नियम बता रहा है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। तो ये दोनों अपने प्रथम और द्वितीय नियम हैं, तथा जो एंट्रोपी है वो अधिकतम या साम्यावस्था की ओर अग्रसर होती है। ये अपना इनइक्वलिटी वाला आ गया। अब जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इनके लिए जो शर्त थी स्पॉन्टेनिटी, जिसे अपन ने कहा था स्वतः परिवर्तिता, इस स्वतः परिवर्तिता और इरिवर्सिबल के लिए तो स्वतः परिवर्तिता होगी, और रिवर्सिबल के लिए क्या होगी, उत्क्रमणीयता या साम्यावस्था। इसको अपन एंट्रोपी से कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो साम्यावस्था है उसके लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं वो अनंत सूक्ष्म समय के लिए यदि साम्यावस्था से हट भी जाएगा तो उत्क्रमणीयता के कारण पुनः अपनी साम्यावस्था में आ जाएगा। उत्क्रमणीयता का मतलब होता है वो दोनों दिशाओं में होएगा। तो अगर वो एक बार विचलित भी हो गया तो वो क्या करेगा, पुनः अपनी साम्यावस्था में आ जाएगा। प्रेरक बल और विरोधी बल दोनों लगभग समान होते हैं इसमें। ये जो उत्क्रमणीयता की शर्त है इसको एंट्रोपी की डेफिनेशन के रूप में इस तरह से दर्शाते हैं अपन, डी एस इक्वल टू डेल क्यू रिवर्सिबल बटे टी। जबकि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनके लिए क्लासियस इनइक्वलिटी अपन ने दी थी डी एस ग्रेटर देन डेल क्यू बटे टी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वास्तविक, प्राकृतिक अथवा स्वतः प्रक्रम होते हैं। इन दोनों प्रक्रमों को मिला के या इन दोनों इक्वेशन को मिला के अपन क्या करेंगे, ये इक्वल है और ये ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे। तो डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बटे टी, इन दोनों से अपन ने ये इक्वेशन 3 प्राप्त कर ली। यहाँ जो इक्वलिटी का साइन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, और जो इनइक्वलिटी का साइन है वो इरिवर्सिबल एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट को बताता है। अब ये जो डी एस है इसकी वैल्यू अपन डेल्टा क्यू है इसकी वैल्यू अपन फर्स्ट लॉ से रखेंगे। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल्टा डब्लू। ये दोनों पाथ फंक्शन है तो अपन ने इन एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन के कारण डेल्टा का यूज़ किया है। ये स्टेट फंक्शन है तो अपन ने डी का यूज़ किया है एज ए एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन। इस डी क्यू डेल क्यू की वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे, ये आ गया टी डी एस। तो टी डी एस हमेशा ग्रेटर देन है डेल क्यू की वैल्यू रख दी अपन ने यहाँ पे। इस ग्रेटर देन इक्वल टू के सबको इधर ले आए तो ये डेल ई माइनस डेल डब्ल्यू प्लस टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आ गया इक्वेशन 5। और ये जो इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है ये अपनी स्वतः परिवर्तिता और साम्यावस्था को एंट्रोपी के रूप में डिफाइन कर रही है। जनरली ये प्रथम और द्वितीय दोनों नियमों का एक मिक्स रूप है, और दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये डेल्टा डब्ल्यू है, ये टोटल वर्क को बता रहा है जिसके अंदर पीवी वर्क भी होगा और नॉन पीवी वर्क या अदर वर्क भी होंगे। यहाँ जो ये जो समीकरण है ये डी यू डी वी डी एस डेल डब्ल्यू के आधार पर साम्यावस्था को अर्थात स्वतः परिवर्तिता को बताएगी, यानी ये उनकी एक कंडीशन है, एक शर्त है। यहाँ अपन ने जो डेल डब्ल्यू था उसकी जगह पी डेल्टा वी रख दिया जो पी वी वर्क है। तो वही इक्वलिटी का साइन है वो साम्यावस्था को बताएगा और इनइक्वलिटी का साइन है वो स्पॉन्टेनिटी को बताएगा। ये अपने पास एंट्रोपी के टर्म के अंदर इक्विलिब्रियम और स्पॉन्टेनिटी के लिए एक इक्वेशन आई है जिसका अपन
हर जगह यूज़ करेंगे इन प्रोसेस की रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, या फिर इक्विलिब्रियम और स्पॉन्टेनिटी के लिए। अब है तापीय साम्य की शर्त यानी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है, तंत्र की वह अवस्था जिसके प्रत्येक भाग में ताप समान हो, तो वो अवस्था ही क्या कहलाती है, तापीय साम्य अवस्था यानी ताप समान। तापीय साम्य यानी ताप समान। तो तंत्र की वह अवस्था जिसमें तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप समान हो तापीय साम्य अवस्था कहलाती है। और इसे निर्धारित करने के लिए अपन एक आइसोलेट सिस्टम पर स्टडी करेंगे। आइसोलेट जो सिस्टम है उसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य हीट और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज नहीं होता। हीट का नहीं होता, इसका मतलब उसमें डेल ई, ये जो डेल यू है ये आंतरिक ऊर्जा को ही बता रहा है। डेल यू की जगह अपन जनरली डेल ई का यूज़ करते आए हैं पहले, तो अपन आप इसे डेल ई की तरह देखिए। मुझे तो पता है कि डेल ई और डेल यू एक ही है, तो ये जो है ये डेल ई बता रहा है अपना, तो डेल ई इक्वल टू 0। मैटर का भी एक्सचेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब डी भी क्या हो गया 0, डी 0 होने से डेल डब्ल्यू भी क्या हो गया 0। इन दोनों की वैल्यू 0 है, ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास डेल क्यू भी क्या आ जाएगा 0। तो डेल क्यू भी 0, डेल ई भी 0, डेल डब्ल्यू भी 0। यहाँ से अपने पास जो इनइक्वलिटी थी वो डी एस ग्रेटर दैन डेल क्यू बटे टी, तो डेल क्यू को 0 रख दिया तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गया। ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि एक विलगित तंत्र की एंट्रोपी, आइसोलेट सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होएगी। यदि साम्यावस्था है तो वो 0 होगी, जो इसका मैक्सिमम मान होगा। और यदि अनुत्क्रमणीय है तो वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगी या एंट्रोपी लगातार इंक्रीज होगी। तापीय की साम्य की शर्त को सिद्ध करने के लिए अपन ये मान लेंगे कि जो तंत्र है वो दो भागों में बटा है, अल्फा और बीटा, जिसमें से एक से ऊष्मा निकल रही है और दूसरे में ऊष्मा ग्रहण हो रही है, यानी एक तो अवशोषित कर रहा है ऊष्मा को और एक ऊष्मा को रिलीज कर रहा है। तो एक भाग के लिए जो एंट्रोपी है अल्फा के लिए डी एस अल्फा और दूसरे के लिए डी एस बीटा। तो मान लीजिए डी एस अल्फा है वो ऊष्मा निकाल रहा है, जबकि डी बीटा है वो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब नेगेटिव साइन आ गया, डेल क्यू रिवर्सिबल बटे टी अल्फा। जबकि ये ग्रहण कर रहा है तो यहाँ प्लस डेल क्यू रिवर्सिबल बटे टी बीटा। टी अल्फा और टी बीटा इनके टेम्परेचर है जिस ताप पे ऊष्मा निकल रही है और ऊष्मा ग्रहण हो रही है। चूँकि अपन ने इसे एक रिवर्सिबल प्रोसेस में है, साम्य है वो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस में ही होता है। तो ये जो एंट्रोपी है इनका टोटल होगा डी एस इक्वल टू डी एस अल्फा प्लस डी एस बीटा। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू पुट कर गई तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। ये तो है अपने पास इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस। यदि मान लीजिए कि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः हो रहा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो, हमेशा ऊष्मा का प्रवाह स्वतः होगा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ये अपन को पता है। तो ये माना कि यदि ऊष्मा का प्रवाह है स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब जो डी एस है वो ग्रेटर दैन 0 होगा। ये अपन ने स्पॉन्टेनिटी की जो कंडीशन यहाँ से निकाली थी वो लागू करी है। तो ये डी एस ग्रेटर दैन 0, डी एस के अपन ने वैल्यू रख ली ग्रेटर दैन 0। चूँकि डी क्यू रिवर्सिबल नेगेटिव नहीं है, हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा, तो ये यदि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए जब ये पूरी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो ये भी ग्रेटर दैन 0 होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन टी अल्फा टी बीटा, तो अपने पास ऊपर आएगा टी अल्फा माइनस टी बीटा। तो टी अल्फा माइनस टी बीटा, नीचे वाले टी अल्फा बीटा 0 में मर्ज हो गए तो ये ग्रेटर दैन 0 आ गया। तो टी अल्फा ग्रेटर दैन टी बीटा, इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा का प्रवाह है वो अल्फा से बीटा की ओर हो रहा है। और अपन ने यहाँ देखा ही था कि जो अल्फा है वो ऊष्मा निकाल रहा है, बीटा ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब अल्फा का टेम्परेचर ज़्यादा है, बीटा का कम है। तो ये सही आया कि ऊष्मा का प्रवाह है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हो रहा है। वास्तव में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्पॉन्टेनियस होता है हीट का फ्लो। तो ये अपनी सही आ गई। यदि अपन ने ये माना कि ये साम्यावस्था में है तो डी एस इक्वल टू 0, इसको अपन 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से अपने पास टी अल्फा इक्वल टू टी बीटा होगा। इसका मतलब यदि साम्यावस्था है तो दोनों का ताप क्या होगा समान होगा। तो ये दोनों अपनी ये जो अपना अजम्पशन किया था कि एक से दूसरे में प्रवाहित हो रही है ये अपना सही है। इसका मतलब दोनों का ताप समान है। तो तापीय साम्यावस्था की आवश्यक शर्त ही यही है कि तंत्र के प्रत्येक भाग का ताप समान हो। तो ये अपनी तापीय साम्य की शर्त आ गई। ये जो अपनी इक्वेशन है इसका अपन आगे और
स्टडी करेंगे। ये तो सिर्फ एंट्रोपी के रूप में स्वतः परिवर्तिता या साम्य की कसौटी थी। आगे अपन जो गिब्स एनर्जी है, एंथैल्पी है, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा है, इन सब के रूप में जब देखेंगे तो वहाँ पे भी अपन इस इक्वेशन का वापस से यूज़ करेंगे। तो अपन आगे इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू। ये अपना यहाँ पे एंट्रोपी का पोर्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद का जो अपना लेक्चर है उसके अंदर अपन गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी और इनके बारे में देखेंगे। इसके बाद में अपन इनकी एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन देखेंगे और उनकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम आदि पे डिपेंडेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।